So hello everyone, good morning all of you. At the yesterday lecture, we have already seen about the printf statement that we can say it is a output statement in C. हम लोगों ने कल printf function देखा था, how to print the simple messages on monitor screen as well as how to print the values of a variable onto the monitor screen. Okay, so number of variables अगर हम लोगों ने create किए थे तो how to display the value of number of variables in a single statement as well as how to display the value of variable in a by using the multiple statement of printf. Both the examples we have seen yesterday. Okay, so today we are directly start with how to use the input statement. In the last lecture we have seen the output statement, that is a printf. In C, printf, it is an output statement, or we can say printf is a function which is used for displaying purpose. So printf दो चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं. The very first thing is we have to display simple messages. अगर मुझे simple messages display करना है, so just we have to write down the printf. After that there is your circular brackets. After that in circular brackets you are having the double quotation. डबल कोटेशन के अंदर आप जिस तरीके से लिखोगे वैसे के वैसे जाके प्रिंट हो जाता है आपके मॉनिटर स्क्रीन पे, एंड इट इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन. ठीक है. आफ्टर दैट सेकंड थिंग हम लोगों ने देखी थी कि हाउ टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. ठीक है. So printf is also used to display the values of variable on the output screen. For example, integer a is equals to 25 लिखा है. ठीक है. After that, if I want to print the value of variable a onto the monitor screen, ये a वेरिएबल का वैल्यू अगर मुझे मॉनिटर स्क्रीन पे प्रिंट करना है, सो आई हैव टू राइट अ प्रिंटफ स्टेटमेंट. प्रिंटफ इन ब्रैकेट मैंने लिखा वैल्यू ऑफ a इज %d, a. जो भी वेरिएबल का वैल्यू आपको प्रिंट करना है, कॉमा के बाद उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है. ठीक है. %d क्यों लिखा है? बिकॉज a का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, एंड इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होता है? इट इज अ %d. इसलिए वैल्यू ऑफ a इज ये एक मैसेज है. वैल्यू ऑफ a इज एज इट इज प्रिंट होगा %d यानी कि वैल्यू प्रिंट होने वाला है, लेकिन किसका वैल्यू? a का वैल्यू. %d का मतलब एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाला है, लेकिन कौन से वेरिएबल का प्रिंट होगा? a का प्रिंट होगा. ठीक है. सो लाइकवाइज वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. आफ्टर दैट वी विल सी हाउ दिस इनपुट स्टेटमेंट इन C will be used. Okay. C में इनपुट स्टेटमेंट कौन सा होता है? जैसे printf which is used for an output statement, whereas scanf it is used as an input statement. SCANF, scanf. So in C programming, scanf is one of the commonly used function to take the input from the user. Scanf क्या करता है? यूजर से इनपुट लेता है. तो scanf function read the formatted input from the standard input such as keyboard. scanf क्या करता है? scanf आपके कीबोर्ड से इनपुट लेता है. ठीक है. इनपुट लेके, ठीक है, एक फॉर्मेटेड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो क्या करता है? इनपुट लेता है. ठीक है. टू द कीबोर्ड. ठीक है. कीबोर्ड इट इज वन ऑफ द इनपुट डिवाइसेस. ठीक है. बेसिकली scanf इनपुट स्टेटमेंट हम लोग यूज कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई से एंटर योर परसेंटेज. ठीक है. मैंने आपको सिंपल मैसेज दिया, एंटर योर परसेंटेज. तो मुझे अगर C में इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? प्रिंटफ ब्रैकेट्स में डबल कोटेशंस के अंदर मैं लिखूंगा एंटर यूर परसेंटेज, ब्रैकेट कंप्लीट, मैं सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दूंगा. यानी आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा एंटर यूर परसेंटेज. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप फिर इसके बाद क्या करोगे? आप आपके कीबोर्ड से आपके परसेंटेज टाइप करोगे. ठीक है. सपोज आपने टाइप किया 78. सपोज इफ यू हैव 78%. ठीक है. आपने 78 टाइप किया. 78 कहां से टाइप करोगे? तुम कीबोर्ड ही टाइप करोगे ना. ठीक है. सो ये जो 78 वॉट एवर वैल्यू यू आर गोइंग टू प्रेस टू द कीबोर्ड, जो भी आप वैल्यूज पास करते हो कीबोर्ड के थ्रू, जो भी इनपुट आप भेजते हो. ठीक है. तो स्कैनफ स्टेटमेंट क्या करता है? जो भी आपने कीबोर्ड के थ्रू, जो भी आपने इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो वैल्यू भेजी है, वो एप्रोप्रिएट वेरिएबल में जाके स्टोर करता है. क्या करता है? एप्रोप्रिएट वेरिएबल में जाके वो स्टोर करता है. ठीक है. नाउ हाउ टू राइट डाउन द स्कैनफ स्टेटमेंट. हम लोग को स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना कैसे होता है? ठीक है. एक सैंपल बताता हूं. ठीक है. मुझे अभी स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना है, स्कैनफ विच इज यूज्ड फॉर इनपुट पर्पस. ठीक है. तो स्कैनफ को लिखा कैसे जाता है? स्कैनफ को हम लोग कैसे लिखेंगे? SCANF, स्कैनफ. मैं लिखूंगा SCANF, स्कैनफ. ठीक है. आफ्टर दैट देयर इज अ ब्रैकेट. ठीक है.
ब्रैकेट के बाद अभी आपको क्या लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट में आप डबल कोटेशंस दे दो, ब्रैकेट के अंदर आप डबल कोटेशंस दे दो, आप कॉमा दे दो, कॉमा के बाद आप इधर सेमीकोलन दे दो। क्या क्या किया मैंने, स्कैनफ लिखा, आफ्टर दैट ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट के अंदर मैंने डबल कोटेशंस दिया, ये कॉमा दिया, कॉमा के बाद सेमीकोलन दे दिया, ठीक है। मान के चलते हैं कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है यहाँ पे int int a, और a में मैंने पहले से 10 डाल के रखा है, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 10, ठीक है, मैंने लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 10, यानी मैंने एक a नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। जैसे ही आपका पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो व्हाट योर प्रोसेसर विल डू, ये क्या करेगा, एक पहले मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करेगा, ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करेगा ये, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे ऐसे इस तरीके से इसने मेमोरी लोकेशन रिजर्व किया, इसका नाम क्या है, ठीक है, सपोज इसका नाम है a, ठीक है, मान के चलते इसका एड्रेस कुछ तो भी 7000 है, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसका एड्रेस 7000 है। इसमें आपने पहले से क्या स्टोर करके रखा है, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, दैट मींस ये पर्टिकुलर जब स्टेटमेंट आपने लिखा है इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन भी आपने किया है प्लस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन भी आपने किया है। व्हाट डू मीन बाय डिक्लेरेशन एंड व्हाट डू मीन बाय इनिशियलाइजेशन, जब आप सिंपली आपने ये लिखा होता इंटीजर a लिखा है, दैट मींस आपने a नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इससे क्या होगा कि आपका एक मेमोरी लोकेट होगा जिसका नाम है a, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 7000, ठीक है। ये इंटीजर a से क्या होगा, इतना होगा, एक मेमोरी अलोकेट होगा जिसको एक नाम दिया जाएगा एंड आफ्टर दैट इसका कुछ तो भी एड्रेस होगा, ठीक है। फिर चाहे तो आप इसके नीचे आपने यहाँ पे नीचे लिख दिया a इज इक्वल टू 10, फिर उसके बाद आपने क्या किया, a में 10 स्टोर किया, तो a में 10 स्टोर किया तो आपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाके a में वैल्यू 10 स्टोर हो जाएगी, सो यहाँ पे जाके आपका a में 10 स्टोर हो गया, ठीक है। सो पहले स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, इट इज अ डिक्लेरेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन बोलते हैं। उसके बाद आपने a में 10 वैल्यूज डाली, वेरिएबल में आपने कुछ वैल्यूज डाली है, ठीक है। अभी अगर यहीं पे मैं ये स्टेटमेंट को ना लिखते हुए डायरेक्टली अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इट मींस दैट ये स्टेटमेंट में आपने क्या किया, व्हाट वी डिड ओवर हियर, हम लोगों ने क्या किया, वी हैव डिक्लेयर्ड द वेरिएबल a, साइमल्टेनियसली वी हैव इनिशियलाइज्ड द वैल्यू टू द वेरिएबल a। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर करते बराबर एट द सेम टाइम मैंने वो वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया। इनिशियलाइज करना यानी क्या, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करके रखना, ठीक है, दैट मींस इनिशियलाइजेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन में सिर्फ क्या किया आपने, डिक्लेरेशन किया, इंटीजर a सेमीकोलन से आपने टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। अभी आपने लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ठीक है, दैट मींस आपने क्या किया, इनिशियलाइजेशन भी किया और आपने उसमें आपने पहले डिक्लेरेशन किया और डिक्लेरेशन के साथ साथ आपने उसका इनिशियलाइजेशन भी किया, गॉट द पॉइंट, ठीक है। नाउ अभी फॉर एग्जांपल मैंने सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर a, ठीक है, इंटीजर a बोलते बराबर क्या हुआ, एक मेमोरी लोकेट हुआ जिसका नाम है, जिसका एड्रेस है 7000, ठीक है। अभी मुझे ये a की वैल्यू जो है, ये इंटीजर एज नाम का जो वेरिएबल आपने बनाया है इसकी वैल्यू मुझे यूजर से मांगना है, मुझे बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ रखना नहीं है, ठीक है। सपोज मैंने बोला आपको एंटर द वैल्यू ऑफ a, मैंने आपको एक मैसेज दिया एंटर द वैल्यू ऑफ a, आपको एक मैसेज आया एंटर द वैल्यू ऑफ a। अभी आपको जब मैसेज देना होता है तो व्हाट विच स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू यूज, कौन सा स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं, वी हैव टू यूज द प्रिंटफ स्टेटमेंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा print प्रिंटफ, ठीक है, आफ्टर द ब्रैकेट दे दिए, ब्रैकेट के अंदर मैं डबल कोटेशन दे दूंगा, ठीक है। अभी डबल कोटेशन के अंदर मैंने मैसेज लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, ये करके मैंने सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। मैंने एक मैसेज भेजा पहले प्रिंट ऑफ एंटर द वैल्यू ऑफ a, ताकि आपको ये पता चला कि आपको एक वैल्यू एंटर करना है, कैसे एंटर करना है, थ्रू कीबोर्ड एंटर करना है। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ प्रोग्रामर मैंने आपको एक मैसेज फॉरवर्ड किया, एक मैसेज दिया पहले कि एंटर द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। सो एंटर द वैल्यू ऑफ a बोलने के बाद आपको एक मैसेज मिल गया कि आपको एक वैल्यू एंटर करना है a का। फिर आप जो वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू भेजोगे, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, आप जो भी वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू भेजोगे वो कहां पे जाके स्टोर होना चाहिए, ये a में जाके स्टोर होना चाहिए। ये a नाम का जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है वहां पे जाके आपका जो भी आप a का वैल्यू भेजोगे
whatever value you are pressing to the keyboard, that value should be stored into the variable a. वो a में जाके उसने स्टोर करना चाहिए, ठीक है। सो जो आप वैल्यू भेजोगे, आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू वैल्यू भेजोगे। जब इनपुट करने की बात आती है तो वी हैव टू यूज अ स्कैनफ स्टेटमेंट। सो हम लोग कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? वी हैव टू यूज अ स्कैनफ स्टेटमेंट, SCANF, स्कैनफ लिखा मैंने, ब्रैकेट दे दिए, ब्रैकेट में मैंने डबल कोटेशंस दे दिए, उसके बाद मैंने कॉमा लिख दिया, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। सो अभी इसको कैसे लिखेंगे? आपको वैल्यू किसका रीड करना है, यानी आपने कीबोर्ड से जो वैल्यू भेजा है वो आपको कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है? ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ए लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं वहां पे? स्कैनफ में कॉमा के बाद ए लिखूंगा, क्योंकि मुझे कीबोर्ड से जो वैल्यू आएगा वो ए में स्टोर करना है, तो मैंने कॉमा के बाद ए लिख दिया, ठीक है। वैल्यू स्टोर करना है, और जो वैल्यू स्टोर होगी वो अप्रोप्रिएट एड्रेस में जानी चाहिए, यानी ये एड्रेस है सपोज इसका, ये ए नाम का जो वेरिएबल दिख रहा है आपको, ये ए नाम का वेरिएबल है जिसका एड्रेस 7000 है, ठीक है। सो ये कि जब आप वैल्यू नीचे से भेजोगे, ठीक है, एक ही वैल्यू जब आप नीचे से भेजोगे, ठीक है, सो वो वैल्यू आपके ए नाम के वेरिएबल में, ए का एड्रेस 7000 है, तो ये एड्रेस में जाके स्टोर होनी चाहिए, इसलिए मैं ए के सामने क्या लगाऊंगा? ए के सामने एम्परसेंड सिंबल लगाऊंगा, ठीक है। ये सिंबल जो है एंड का, इसको बोलते हैं एम्परसेंड सिंबल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एम्परसेंड सिंबल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप कीबोर्ड से जो भी वैल्यू भेजोगे वो ए के एड्रेस में जाएगी, इसको क्या बोलते हैं? एम्परसेंड म्हणजे एड्रेस, एम्परसेंड का मतलब होता है एड्रेस सिंबल, यानी आप कीबोर्ड के थ्रू जो भी वैल्यू भेजोगे वो ए के एड्रेस में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अभी आप कीबोर्ड से जो वैल्यू भेज रहे हो, ठीक है, वो ए के लिए भेज रहे हो, तो ए का डेटा टाइप कौन सा है? ए का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। ए के सामने क्या लिखा है यहाँ पे? इंटीजर है। और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, यानी आप ए का वैल्यू कीबोर्ड से रीड कर रहे हो, ए का वैल्यू यूजर से ले रहे हो, दैट मींस ए का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? %d होता है। तो आप ये डबल कोटेशन जो दिए हैं उसके अंदर आप क्या लिखोगे? उसके अंदर आप लिखोगे %d। समझ में आया? और बाद में इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, यानी आपको पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, आफ्टर दैट यू हैव प्रिंटेड वन मैसेज ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। आपके सामने एक मैसेज आया स्क्रीन पे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर आपने स्टेटमेंट लिखा स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। यानी आप कीबोर्ड से एक वैल्यू भेजने वाले हो, किसके लिए? ए के लिए। वो जाके कहां पे स्टोर होगा? ए के एड्रेस में जाके स्टोर होगा। सो ए के एड्रेस में जब जाके स्टोर होगा तो ए का डेटा टाइप क्या है? ए का डेटा टाइप इंटीजर है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? %d, क्योंकि ए का जो फॉर्मेट ए का डेटा टाइप इंटीजर है, और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? इट इज अ %d, ठीक है। गॉट द पॉइंट? सिमिलरली सपोज मान के चलते हैं कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक मैंने फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फ्लोट बी लिख दिया, ठीक है। मैंने इंटीजर ए लिखा, उसके बाद मैंने फ्लोट बी लिखा, ठीक है। आई हैव डिक्लेयर्ड 2 वेरिएबल, ठीक है, इंटीजर ए एंड फ्लोट बी। अभी मैंने प्रिंटफ एक मैसेज पास किया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैंने लिखा ए एंड बी का वैल्यू आपको भेजना है, ठीक है। मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। आफ्टर दैट मुझे ए और बी की वैल्यू यूजर से लेना है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू यूजर से मांगना है, ठीक है। मैंने एक मैसेज भेज दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो जैसे आपका ए के लिए एक मेमोरी लोकेट हुआ, उसका नाम है ए, जिसका एड्रेस है 7000, वैसे ही आपका सिमिलरली एक बी के लिए मेमोरी लोकेट होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कुछ यहाँ पे एक बी के लिए मेमोरी लोकेट हो जाएगा, जिसका जिसका नाम है यहाँ पे बी। मान के चलते कि इसका एड्रेस है सपोज 5000, ठीक है। सो अभी मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू आपको एंटर करना है, ठीक है। जो आप वैल्यू एंटर करोगे तो ए की वैल्यू ए में जानी चाहिए, बी की वैल्यू बी में जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जब भी इनपुट की बारी आती है, जब भी इनपुट हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यू हैव टू provide some input to the keyboard, so at that time you have to use a scanf statement। हमको scanf statement लिखना होता है, ठीक है। तो SCANF is a scanf statement। फिर अभी मुझे वैल्यू किसकी किसकी रीड करनी है? सी, मैं अभी ये पूरा निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने scanf लिखा, डबल कोटेशन दे दिया, कॉमा दे दिया, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। मुझे वैल्यू किसकी किसकी रीड करनी है? मुझे ए की वैल्यू रीड करनी है, बी की वैल्यू रीड करनी है, तो मैंने लिखा ए कॉमा बी।
वैल्यू रीड करनी है इसलिए मैं ए के सामने लिखूंगा n% a एंड n%b, ठीक है, n% a एंड n%b। यानी पहली जो वैल्यू आप कीबोर्ड से टाइप करोगे वो किस में जाने वाली है, a में जाने वाली है, a नाम के मेमोरी लोकेशन में जाने वाली है। तो a का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d। तो आप ये डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखोगे, %d लिखोगे, ठीक है। वैसे सेकंड वैल्यू किसकी जा रही है, बी की जा रही है। सेकंड जो वैल्यू भेजोगे आप वो बी में जाके स्टोर होना चाहिए, ठीक है, इसलिए सेकंड वैल्यू बी का जाने वाला है। तो बी का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। तो फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %f होता है। तो %d के बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, %f। गॉट द पॉइंट। यानी देखो यहाँ पे a का जो ये है, यहाँ पे ये a जो है, a के लिए क्या यूज किया आपने, परसेंट, जस्ट, ठीक है, ये जो आपने a लिखा है, ठीक है, सो ये a के लिए डेटा टाइप इंटीजर था इसलिए आपने %d यूज किया, और b के लिए डेटा टाइप आपका फ्लोट था इसलिए आपने %f लिखा है, ठीक है। सो इस तरीके से अभी आप जो दो वैल्यू भेजोगे, जो पहला वैल्यू भेजोगे a में जाएगा। सपोज मैंने पहला वैल्यू एंटर किया कीबोर्ड के थ्रू, मैंने एंटर किया 5, तो जाके 5 a में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम मैंने भेजा 2.5, तो 2.5 कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, 2.5 आपका बी में जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 2.5, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2.5। इस तरीके से आपका वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सपोज अगर आपने बाय मिस्टेक ऐसा कर दिया, ठीक है, आपने लिखते समय ऐसा लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने स्वैप कर दिया। यहाँ पे सपोज आपने क्या किया कि पहले %f लिखा और बाद में %d लिखा, ठीक है। सो स्वैप किया वैल्यू, तो ये वैल्यू कैसे लेगा, ठीक है। आपने सपोज यहाँ पे a लिखा है तो इसका %d लिखा है, b लिखा है तो इसका आपने %f लिखा है, b का डेटा टाइप फ्लोट है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस आपने लिखा है a और b का, उसी सीक्वेंस में आपको %d %f जो भी उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो आपको सीक्वेंस में लिखने होते हैं। अगर a आपको पहली वैल्यू a की भेजना है तो a का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d है, क्योंकि उसका डेटा टाइप इंटीजर है। सिमिलरली आपने एड्रेस बी लिखा है, दैट मींस बी, सेकंड टाइम आप बी का वैल्यू भेजने वाले हो, बी का डेटा टाइप फ्लोट है इसलिए आपने %f लिखा है। लेकिन वही आपको पहले बी का वैल्यू भेजना है और बाद में ए का वैल्यू भेजना है, तो फिर आप कैसे लिखते हैं, पहले आप लिखते %f, उसके बाद लिखते %d, और कॉमा के बाद एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ ए। इस तरीके से आपको लिखना होता था। सो लाइकवाइज वी आर गोइंग टू राइट डाउन द स्कैनफ स्टेटमेंट। हम लोग इनपुट स्टेटमेंट इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। गॉट द पॉइंट। Okay, now we will see the simple example now. ठीक है, सो हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में आप सी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप आपका सी का एडिटर ओपन करते हो, ठीक है। जब आप एडिटर ओपन करते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आपका एडिटर ओपन होता है। मैंने C++ का सॉफ्टवेयर डाला है जिसमें सी और C++ दोनों के प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पे .cpp से आपको दिख रहा होगा। अभी ये जो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है, सो इट इज अ सी एडिटर, ये आपका सी एडिटर है, ठीक है। If those people are not having the laptop or the desktop PC, you can use a GDB प्लेटफॉर्म, जो हम लोग का लास्ट टाइम एक वर्कशॉप हुआ था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने GDB पढ़ा था, ठीक है। तो यू हैव टू यूज अ GDB ऑनलाइन डीबगर टूल, ठीक है। आप मोबाइल पे भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक लिंक भी भेजा था, आपको क्लासरूम ज्वाइन करना है वो, ठीक है, जिसमें कोई भी असाइनमेंट्स या फिर कोई भी क्वेश्चन हम लोग देते हैं प्रोग्रामिंग से, उसमें आपको सॉल्व करना है। तो GDB में क्या होता है, GDB में वो भी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से उसमें एग्जीक्यूट करना होता है प्रोग्राम, ठीक है। GDB आप ओपन करते हो डायरेक्टली, तो वहां पे आपने प्रोग्राम लिखना है, आपका कौन सा कंपाइलर है वो आपको बताना है कि आपने सी में लिखा है, C++ में लिखा है, यू हैव टू चूज सी। ऑटोमेटिकली वो कंपाइल करता है और बाद में नीचे में वो रिजल्ट शो करता है। बट बिफोर दैट वी विल सी हाउ टू यूज अ सी सॉफ्टवेयर इन डेस्कटॉप और लैपटॉप, ठीक है। सो हम लोग सी में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, सी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। आफ्टर दैट आई हैव ओपन माय एडिटर, ठीक है। जैसे आप डबल क्लिक करते हो डॉस बॉक्स पे, तो आपका एक टर्बो सी का मेन स्क्रीन आता है जिसको हम लोग एडिटर बोलते हैं। ये जो स्क्रीन दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटर बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मैं इसमें फाइल में जाऊंगा, ठीक है, यू हैव टू गो टू द फाइल ऑप्शन, ठीक है। फाइल में जाने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू, आप न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपका एक नया फाइल क्रिएट होगा, ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी मुझे इसमें प्रोग्राम लिखना है, ठीक है।
already we have discussed the structure of C program. Structure of C program जब हम लोगों ने पढ़ा था, at that time there are number of section in C programming structure, in the C program structure. First of all we have to include the files. हमें क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइल को इंक्लूड करना होता है. फाइल को इंक्लूड करना यानी क्या करना है? यानी जो भी हम लोग इनबिल्ट फंक्शन यूज करने वाले हैं, जो भी हम लोग बेसिक फंक्शन जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, उसको जब हम यूज करते हैं तो यो यूज करने के पहले हमें कुछ फाइल्स को इंक्लूड करना होता है. तो इंक्लूड कैसे किया जाता है? तो वी हैव टू राइट डाउन फर्स्ट हैश. मैंने क्या लिखा? हैश. हैश इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. हैश को क्या बोला जाता है? इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. ये आपके प्रोसेसर को क्या बताता है? आपके कंपाइलर को क्या बताता है? वी हैव टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर फाइल. हैश इंक्लूड, मैं बाद में क्या लिखूंगा? INCLUDE इंक्लूड. हैश इंक्लूड. आफ्टर दैट एंगल ब्रैकेट्स ग्रेटर देन एंड लेस देन सिंबल. ठीक है, एंगल ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा? आफ्टर दैट एंगल ब्रैकेट, मैं एंगल ब्रैकेट में लिखूंगा stdio.h. डॉट एच का मतलब होता है, डॉट एच का मतलब होता है इट्स अ हेडर फाइल. यानी ये जब स्टेटमेंट मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, यानी आप अपने प्रोसेसर को ये बता रहे हो कि एक फाइल आपको इंक्लूड करना है जिस फाइल का नाम है stdio.h. Now why we are going to use stdio.h file? stdio का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच फाइल. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच फाइल को इंक्लूड करना क्यों जरूरी है? बिकॉज मैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज करने वाला हूं, जो फंक्शन का नाम है printf और scanf. वो फंक्शन का नाम क्या है? printf और scanf है. ठीक है, सो printf और scanf फंक्शन को मैं यूज करने वाला हूं, तो इसीलिए मुझे जैसे now see, so stdio.h हमने एक फाइल इंक्लूड किया. क्यों किया? बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट डाउन द सी प्रोग्राम एंड इन सी प्रोग्राम वी आर यूजिंग द printf एंड scanf स्टेटमेंट एज एन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन. हम लोग printf और scanf यूज करने वाले हैं, इसीलिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा? stdio.h नाम की फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा. आपने stdio.h फाइल को इंक्लूड नहीं किया और डायरेक्टली आपने printf scanf का यूज कर लिया, तो आपका सिस्टम या फिर आपका जो कंपाइलर है वो आपको एरर शो करेगा, क्योंकि उसको ये पता नहीं कि व्हाट डू मीन बाय printf and what do you mean by scanf. If you are using printf and scanf function in your program, so for that you need to require to include one file named as stdio.h. It's a very important point. आप printf scanf use करते हैं तो first of all you have to include the stdio.h file. ठीक है, after that I have to include one more file, include include conio.h, conio.h file. अब ये सेकेंड फाइल conio.h मैंने क्यों इंक्लूड किया? हैश इंक्लूड conio.h. conio.h का मतलब होता है console input output .h फाइल. सो console input output .h फाइल मतलब it will control the input output related to with the console operation handled by this file. That means इस फाइल के अंदर जो कंसोल से रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, आपका डिस्प्ले स्क्रीन हो गया, इसके लिए हम लोग जो फंक्शंस यूज करते हैं वो फंक्शंस का मीनिंग conio.h फाइल में लिखा गया है, इसलिए हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h फाइल. इसको इंक्लूड करते हैं. बेसिकली हम लोग हमारा जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें लास्ट में एक स्टेटमेंट यूज होता है गेट ch. ठीक है, आप लोगों ने जब सी के प्रोग्राम्स किए होंगे इसके पहले, तो आप लोगों ने लास्ट में गेट ch नाम का एक फंक्शन यूज किया होगा. और गेट ch का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये गेट ch जो आप यूज करते हो लास्ट में, तो ये गेट ch का मीनिंग एक फाइल में लिखा गया है, जिस फाइल का नाम क्या है? जिस फाइल का नाम conio.h है. आप अगर गेट ch यूज करते तो यू हैव टू इंक्लूड conio.h फाइल. और गेट ch का मतलब क्या होता है कि जब भी आपका आउटपुट आता है, गेट ch फंक्शन क्या करता है? आपके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने का काम करता है. ठीक है, आपने मान के चलो गेट ch नहीं लिखा, ठीक है, तो एक्चुअली होगा क्या? ठीक है, वी विल सी लेटर ऑन. मैं आगे आगे बढ़ता हूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. ठीक है, फिर पहले हमने दो फाइल इंक्लूड कर दिया, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h. फिर मैंने लिखा void
मेन, बिकॉज ऑलवेज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन। हमारा प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है? हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। अब ये मेन इज द फंक्शन, उसके सामने मैंने वॉइड लिख दिया क्योंकि फंक्शन मुझे कुछ वापस नहीं करने वाला है, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला, तो इसलिए मैंने इसके सामने वॉइड लिख दिया। एंड मेन इज द फंक्शन जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, आफ्टर दैट देयर इज एन करली ब्रैकेट, उसके बाद मैंने क्या दे दिया? करली ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। मैं सिंपल प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो इसके लिए मुझे वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा CLRSCR। ये CLRSCR क्या होता है? CLRSCR is the function which is used to display your output on the clear screen। यानी अगर आपका आउटपुट जो आने वाला है वो आपको पूरे फ्रेश स्क्रीन पे चाहिए, एक नए स्क्रीन पे चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन। CLRSCR का मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन, CLRSCR। इससे क्या होगा? जो भी आपका आउटपुट आएगा वो एक नए स्क्रीन पे आएगा, दैट इज CLRSCR। आफ्टर दैट इसके नीचे मैंने एक सिंपल प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, PRINTF। मैंने इसमें एक मैसेज पास कर दिया। अभी मैंने मैसेज लिखा हेलो NIT। मैंने एक मैसेज लिखा हेलो NIT और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, और नीचे मैंने लिखा गेट CH, सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। बाद में मैंने अब जो करली ब्रेस ओपन हुआ था, ये जो ऊपर वाला वॉइड के नीचे जो करली ब्रेस ओपन हुआ था उसको मैंने नीचे क्लोज कर दिया। यानी ये प्रोग्राम कहां से कहा था कि इसका बॉडी, ये ऊपर वाला करली ब्रेस जो है यहां से लेके ये नीचे वाला जो ब्लिंक कर रहा है येलो पॉइंट के वहां क्लोजिंग ब्रेस तक इसका बॉडी है। ठीक है, सब ये एग्जीक्यूट कैसे करना है इसमें देखिए, मैंने गेट CH लास्ट में यूज किया है। ये गेट CH का मतलब क्या होता है? अगर मैं गेट CH नहीं लिखूंगा तो क्या होगा? लिखूंगा तो क्या होगा? ठीक है, अगर मैं गेट CH नहीं लिखता हूं तो क्या होगा? मैं जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा आउटपुट आएगा, आउटपुट आते बराबर वो वापस मेरे ब्लू स्क्रीन पे आ जाएगा, यानी एडिटर पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी वो रुकेगा नहीं आपके लिए। ठीक है, यानी वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम, जस्ट ब्लिंक होगा, आपको आपका आउटपुट दिखेगा। आपका ह्यूमन आई जो है होगा वो उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएगा, इतने स्पीडली वो वापस चले जाएगा। लेकिन आपको आपका आउटपुट देखना है, आपके स्क्रीन पे आउटपुट कुछ देर तक होल्ड करके रखना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? गेट CH फंक्शन यूज करते हैं। तो गेट CH का मतलब क्या होता है? टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, अभी मेरा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये प्रोग्राम का सिंपल, आई हैव टू प्रिंट वन मैसेज हेलो NIT। ठीक है, सो अभी मैं इसको रन करता हूँ। ये प्रोग्राम अपने एडिटर में पूरा लिख लिया। अभी इसको आपको जब रन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपाइल द प्रोग्राम। तो कंपाइल जब करना है तो देखो आपके सामने स्क्रीन पे कंपाइल नाम का बटन होगा। ठीक है, ऊपर में देखो कंपाइल नाम का बटन है, उसमें कंपाइल पे क्लिक करना है आपको। चाहे तो आप ये कंपाइल पे क्लिक करके कंपाइल पे क्लिक करना है आपको, या फिर अल्टर F9 प्रेस कर दो। आप अल्टर F9 कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ होगा जिसमें आपकी ये सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, लाइन कंपाइल वगैरह सब दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखो वार्निंग 00 एंड एरर 00। वार्निंग भी 0 है, एरर भी 0 है, दैट मींस आपके प्रोग्राम में एरर है क्या? कोई नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे एरर दिया होता तो पहले मुझे एरर रिमूव करना होता। ठीक है, उसके बाद मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाता। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, मेरा वार्निंग भी 0 है, एरर भी 0 है, तो मेरे एरर भी 0 है, वार्निंग भी 0 है, इसका मतलब आई कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम नाउ। ठीक है, तो अगर मुझे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो देखो आपके फिर से कंपाइल के बाजू में रन नाम का बटन। ठीक है, तो रन पे क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप रन पे क्लिक करो या फिर कंट्रोल F9 पे क्लिक करो तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, सो शॉर्टकट की कौन सा? कंट्रोल F9। अगर मैं रन पे क्लिक करता हूं तो आपका प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, देखिए रन होने के बाद आपका एक ब्लैक स्क्रीन पे लिख के आया हेलो NIT, आ गया एक सिंपल मैसेज हेलो NIT। ठीक है, सो दिस वे वी आर गोइंग टू कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। फिर से आपका आउटपुट आ गया। आउटपुट आने के बाद फिर से मैंने क्या कर दिया? एंटर को प्रेस किया, तो एंटर को प्रेस करने के बाद वो फिर से जंप हो गया नए स्क्रीन पे। गॉट एवरीथिंग? सभी लोगों को सभी चीजें समझ में आई है?